नमस्कार स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के अभी तक हम लोग 3 लेक्चर यहाँ पर कवर कर चुके हैं। आज हम लोग चौथा लेक्चर यहाँ पर शुरू करते हैं और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ। और इसके पहले हम आपको 2 बेसिक लेक्चर और फिर सुप्रीम कोर्ट यानी जो न्यायपालिका है वो किस तरीके से स्वतंत्र है और उसकी स्वतंत्रता का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ किया गया है, इस पर हम लोग बहुत ही डिटेल में लेक्चर कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर ना देखे हों तो ज़रूर देख लें और वो लेक्चर आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर नहीं देखा तो वहाँ पर कॉर्नर में आई बटन में उस इंडियन पॉलिटी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, उसको क्लिक करके आप भी देख सकते हैं या आप हमारे एप्लीकेशन पर भी जाकर इसे देख सकते हैं। ओके, चलिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन होता है, उसका जो न्यायिक क्षेत्राधिकार होता है, आज हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। ओके, तो एक बार आप लोग जो लोग लाइव हैं हमें देख रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पर, वो एक बार हमें कमेंट करके बता दें कि हमारी आवाज़ आ रही है, ठीक है। और जो हमारा बोर्ड है वो उसके वीडियो के फ्रेम में आ रहा है, कैमरे के फ्रेम में कि नहीं आ रहा है। ओके, बिल्कुल सही है। चल, गुड। तो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। ये एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हमारा क्लास 1 घंटे का होता है और जीएस का अगर 1 घंटे से कम का लेक्चर है तो फिर वो टाइम पास होता है। तो इसलिए हम 1 घंटे पूरा पढ़ाते हैं, पूरा इत्मीनान के साथ। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं, पूरा लेक्चर अटेंड करते हैं तो आपको इससे बेहद अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। और अगर आप पूरा नहीं देखते हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। केवल देखने से भी फ़ायदा नहीं है, देखने के बाद आप इसका नोट्स ज़रूर बनाएं। नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो फिर ये लेक्चर में जो 1 घंटा आप अपना समय इन्वेस्ट करेंगे वो काम का होगा, अदरवाइज फिर वो टाइम की बर्बादी ही होती है। ठीक है, तो धैर्य के साथ आप पढ़ें, जैसे हम लोग ऑफलाइन में पढ़ते हैं, ईमानदारी के साथ। आप लोग बड़े बच्चे हैं, आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, आप लोग अपने भविष्य के प्रति अवेयर हैं, तो आप अपनी अच्छाई बुराई खूब जानते हैं। आप इसको पूरा देखेंगे तभी आपको फ़ायदा होने वाला है, अदरवाइज नहीं। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे राइट दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि यदि राइट नहीं दिए जाएंगे तो फिर वो काम कैसे कर पाएगा। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीलिम और मेंस के बनते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले उनकी शक्तियों को एक बार पॉइंट में देख लेते हैं। तो शक्तियाँ कौन कौन सी हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, तो इस नोट्स को आप इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो शक्तियों में जैसे एक होता है मूल क्षेत्राधिकार, मूल, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मूल क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। ये न्यायाधीश क्या होता है, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, ओके। नेक्स्ट अपीली क्षेत्राधिकार। अपीली क्षेत्राधिकार, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। सलाहकारी क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट अभिलेखी न्यायालय,
कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेखी न्यायालय। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं इसको, न्यायिक समीक्षा। तो ये यहाँ पर मेजर शक्तियाँ यहाँ पर हैं, जिनको हमने यहाँ पर 6 कैटेगरी में रखा हुआ है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ और भी शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। तो अन्य शक्तियाँ, अन्य शक्तियाँ, तो हमने यहाँ पर अन्य शक्तियों को रेड पेन से लिख दिया है, इसलिए क्योंकि ये अलग से आपको दिखेगी। तो यहाँ पर आपको यहाँ बताया गया है इस चार्ट, इस ग्राफ में, कि इतनी शक्तियाँ होती हैं। तो इसको आप लोग अपनी नोटबुक पे बना लें और इसी रूप में इसको आप लिखेंगे। और अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप कुछ इसी तरीके से इसको ज़रूर, छोटा सा ये पिक्चर टाइप आप बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ये जल्दी याद होगा। एक साइकोलॉजी होती है, ठीक है। तो आइए अब इन शक्तियों को एक एक करके पढ़ते हैं, डिटेल में इनका एक्सप्लेनेशन करते हैं और कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं उन पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे साथ साथ में, ठीक है। आपको याद रखना है कि लेक्चर अटेंड करने के पहले जो टॉपिक हम पढ़ा रहे होते हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर देख लें, प्रीलिम के भी यानी पीटी के भी और मेंस के भी। तो उससे क्या रहेगा, उस आपको जब ये पता रहेगा कि यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हैं यूपीएससी ने, तो आप लेक्चर में या जब आप कोई बुक पढ़ोगे तो उसमें आप उन्हीं क्वेश्चन को खोजने, उन क्वेश्चन के आंसर को खोजने का प्रयास करोगे, ठीक है। आपकी एकदम तीखी नज़र रहेगी कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर कहाँ पे मिलेगा, है ना। तो इससे क्या होगा, टू द पॉइंट आपकी पढ़ाई होगी और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा। इतना काम आप जरूर करिए, है ना। बहुत से बच्चे करते हैं, जो करते हैं वो सिलेक्शन लेते हैं, जो इस तरीके से नहीं करते हैं वो सिर्फ पढ़ते रहते हैं, ठीक। चलिए अब इसको हम रब करके एक एक करके शक्ति को यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चल। तो सबसे पहले बात करते हैं मूल क्षेत्राधिकार की, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। मूल क्षेत्राधिकार या मौलिक क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को जैसे आप कोई बुक पढ़ोगे तो उसमें ऐसा लिखा रहेगा कि ऐसे केस जो सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं, किसी और कोर्ट में नहीं जाते, तो कहते हैं वो उसके मूल क्षेत्राधिकार के मामले हैं। लेकिन काफ़ी हद तक ठीक है। तो ऐसे वो मामले आप देखिए कि जो सीधे सुप्रीम कोर्ट के ही क्षेत्र में जाएं, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों और किसी अन्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वो ना आते हों। फॉर एग्जांपल, जैसे केंद्र का कोई मामला है, केंद्र और राज्य के बीच का कोई विवाद है, तो एग्जाम्पल इसमें आप डाल सकते हो, केंद्र और राज्य के बीच का विवाद, बीच का विवाद। तो केंद्र और राज्य के बीच का विवाद सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा, हाई कोर्ट इन्हें नहीं देखेगा। क्लियर। अब इसमें जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी इसको कहते हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो इसके नाम से ही पता चलता है वो केस जो सुप्रीम कोर्ट से ही प्रारंभ हो, प्रारंभ में ही उसको वहाँ ले जाएं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा
जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार इसका दिया गया है वो आर्टिकल 131 में दिया गया है, अनुच्छेद 131 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 100। तो 131 के तहत जो केस आएंगे सुप्रीम कोर्ट में, जो मामले आएंगे वो मूल क्षेत्राधिकार के मामले होंगे। बच्चों ध्यान दो, मैंने क्या बोला, जो आर्टिकल 131 के तहत मामले आएंगे वो इसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के मामले होंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा, लेकिन वो आर्टिकल 131 के प्रावधान के तहत नहीं होगा, तो फिर वो मौलिक क्षेत्राधिकार नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि कोई विवाद हुआ तो आर्टिकल 71 में लिखा है कि वो सुप्रीम कोर्ट उसे देखेगा और कोई नहीं देखेगा। तो लेकिन वो आर्टिकल 71 में है प्रावधान, तो वो केस सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा। इज इट क्लियर? जो 131 वाले मामले हैं वो होंगे। तो इसमें हमने एक एग्जाम्पल दिया, केंद्र और राज्य के बीच का विवाद। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर आप दे सकते हो, राज्य और राज्य के बीच का विवाद, ठीक है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच का विवाद है, कोई दो या दो से अधिक राज्यों के बीच का विवाद। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे, से उदाहरण देकर पूछ दे कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच यदि कोई विवाद होता है जो सुप्रीम कोर्ट की कौन सी अधिकारिता में आता है, तो कौन सी अधिकारिता में आएगा? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, यानी इसका जो मौलिक क्षेत्राधिकार है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 131 के तहत। क्लियर होगी बात? अब एक चीज़ और यहाँ पर हम लोग देखेंगे, एक चीज़ यहाँ पर आपको और समझना है, इसकी कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों को भी ये फुलफिल करना चाहिए। अब वो कंडीशन क्या होती है? जैसे मान लो विवाद कोई ऐसा है, मतलब इनके बीच जो डिस्प्यूट है केंद्र और राज्य के बीच, या दो से अधिक राज्यों के बीच का जो विवाद है, उस विवाद में अगर कोई विधिक प्रकृति का प्रश्न है, ठीक है, तो जाएगा। और अगर राजनीतिक प्रकृति का प्रश्न है तो फिर वो ज्यूरिसडिक्शन, तो इसके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आएगा। तो कंडीशन नंबर 1, यदि विवाद में विधि से संबंधित कोई प्रश्न है, विधिक प्रकृति का होना चाहिए। विवाद ऐसे लिख सकते हो आप, विवाद विधिक प्रकृति का होना चाहिए। राजनीतिक प्रकृति का नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां पर आप लिख सकते हो राजनीतिक प्रकृति का नहीं होना चाहिए। और राजनीतिक रूप से, राजनीतिक कारणों से कोई लड़ गया, दो राज्य लड़ते रहते ना राजनीति को लेकर, कोई राजनीति हो गई और वो लड़ गए, विवाद हुआ, तो ऐसा विवाद फिर यहाँ मूल क्षेत्राधिकार में नहीं आएगा। हाँ, विवाद के पीछे कोई लॉ का प्रश्न होना चाहिए, कोई कानून का प्रश्न होना चाहिए, उस पर विवाद यदि पैदा हुआ है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आएगा। ये बात आपको यहाँ पर क्लियर कर लेनी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगली शर्त हम लोग देखते हैं। अगर कोई ऐसा विवाद जो नागरिक द्वारा केंद्र और राज्य के विरुद्ध खड़ा किया गया हो, वो विवाद यहाँ नहीं जाएगा। तो देखो शर्त नंबर 2, यदि कोई विवाद राज्य के विरुद्ध नागरिक द्वारा खड़ा किया गया है, नागरिक द्वारा
खड़ा किया गया है तो वह सुप्रीम कोर्ट की मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। ये दो बातें आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि यूपीएससी का नेचर होता है वो इन्हीं से प्रश्न उठा देगा। अगर कहेगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और उसने एक कथन दे दिया कि केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मामला होता है। ये तो सही है। फिर दूसरा स्टेटमेंट दे दिया कि किसी नागरिक के द्वारा केंद्र के ऊपर उठाया गया विवाद भी सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है। तो ये बात सही नहीं है, ठीक है, इतना आप जरूर याद रखिएगा। तो ये हमने देखा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब अगर हम लोग यहाँ पर एक मामला और डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगले ज्यूरिसडिक्शन पर हम लोग चलेंगे। एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यूपीएससी एक एक पॉइंट से क्वेश्चन सेट करता है, एक एक पॉइंट से प्रश्न सेट होता है भाई वो यूपीएससी। अब जैसे हम लोग बात करें फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन हुआ, फंडामेंटल राइट, इसको आप नोट में डालिएगा। फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप इनके उपचार के लिए आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, हाई कोर्ट भी जा सकते हो, दोनों ऑप्शन उपलब्ध होते हैं, बट आर्टिकल अलग अलग रहता है। तो आर्टिकल 32 के तहत आप इनके उल्लंघन के मामले को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, क्लियर। और आर्टिकल 226 में बात है, इसके तहत आप इन मामलों को लेकर हाई कोर्ट भी जा सकते हो, तो अब अगर आपसे ये पूछ दिया जाए क्या फंडामेंटल राइट का उल्लंघन सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है? नहीं, क्योंकि ये दोनों जगह आते हैं, तो दोनों जगह आप जा सकते हो। और दूसरा, ये आर्टिकल 131 में जो प्रोविज़न है वही ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। ये तो आर्टिकल 32 और 226 में लिखा हुआ, ठीक। तो ये समवर्ती क्षेत्राधिकार में आते हैं, समवर्ती क्षेत्राधिकार में आता है। तो जब कोई केस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह जा सकता हो तो वो समवर्ती क्षेत्राधिकार उसको हम लोग कह सकते हैं। इसी प्रकार एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि कोई डिस्प्यूट है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, लेकिन उसको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार नहीं कहेंगे, क्योंकि वो आर्टिकल 71 के तहत प्रोविज़न किया गया है। तो ये चीज़ें आपको समझ में ज़रूर आ गई होंगी। तो जब हम बुक पढ़ते हैं तो यहीं पर कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो हमने कोशिश किया है कि आपको बुक में जो लिखी हुई बातें हैं वो किस तरीके से समझनी है, क्योंकि राइटर ने तो किताब लिख दी है, उसने इसलिए थोड़ी लिखी है कि आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, आपको यूपीएससी का पेपर देना है तो उसके अकॉर्डिंग लिखे। चूँकि उनको एक किताब लिखनी थी, वो विद्वान हैं, उन्होंने अपनी बातें सारी उसमें लिख दी हैं। आप उनकी बातों को किस तरीके से समझ पाते हो ये आपकी अपनी कैपेबिलिटी है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। न्यायाधीश, तो यहाँ पर अब हम वही फंडामेंटल राइट वाला मामला उठाएंगे, उदाहरण को यहाँ पर लेकर। न्यायाधीश का मतलब होता है न्याय का आदेश को तोड़ दो। इसको आप तोड़ो जरा,
न्याय और आदेश, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। यानी ऐसा आदेश जो न्याय के लिए जारी किया जाए वो है न्यायादेश। तो ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, ऐसा आदेश हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। तो ऐसे आदेश को हम लोग कहते हैं रिट। यानी रिट का क्षेत्राधिकार, इसको मैं तोड़ दिया, रिट का क्षेत्राधिकार। क्लियर? ये शब्द को समझो, है ना, शब्द को पहले तोड़ लो, है ना, तभी आप समझ पाओगे इसको अच्छे से। तो अब इतना तो क्लियर हो गया, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार का मतलब होता है रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार। और एक चीज़ याद रखो, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो फंडामेंटल राइट की गारंटी, मतलब जो फंडामेंटल राइट है हमारे, ये गारंटी के तौर पर है। ये क्या है? ये गारंटी है। फंडामेंटल राइट हम लोगों को गारंटी के तौर पर दिए गए हैं, और फंडामेंटल राइट राज्य के विरुद्ध है। कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन राज्य द्वारा नहीं किया जाएगा। अगर आपको स्वतंत्रता का राइट मिला है तो राज्य यानी स्टेट, आर्टिकल 12 में इसको डिफाइन किया गया है। तो स्टेट क्या होता है इसको डिफाइन किया गया है, संसद भी स्टेट है, सरकार भी स्टेट है। तो राज्य फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब इनमें निर्बंधन लगाया जा सकता है। क्लियर? एक सीमा है, एक लिमिट है कि इसके ऊपर आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो उससे अव्यवस्था फैल सकती है। तो अगर किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, कोई कर रहा है, राज्य छीन रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकता है, इन्हें कम भी नहीं कर सकता है। तो अगर राज्य ने ऐसी कोई गलती कर दी, फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर दिया, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो फंडामेंटल, चूँकि गारंटी है फंडामेंटल राइट, और यदि इनका उल्लंघन होता है, यदि इनका उल्लंघन होता है तो सीधे आर्टिकल 32 में प्रावधान है के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप कहाँ जा सकते हैं? सीधे आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जब जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा ठीक है, हम आपकी मदद करते हैं। यदि आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको वो फंडामेंटल राइट वापस दिलाए जाएंगे। इसका मतलब फंडामेंटल राइट की जो सुरक्षा है वो कौन करता है? हमारा न्यायपालिका। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट सुरक्षा करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? फंडामेंटल राइट को वापस दिलाने के लिए रिट जारी करेगा। क्या करेगा? रिट जारी करेगा। तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। रिट जारी करते हैं। ओके, अब वो 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी हैं वो आप यहाँ पर जान लीजिए। एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इसको हेबियस कॉर्पस कहते हैं इंग्लिश में, बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश, मैंडमस, परमादेश। अधिकार परीक्षा, क्वा वारंटो, अधिकार परीक्षा, इसको इंग्लिश में क्वा वारंटो कहते हैं। इंग्लिश भी आप इसकी नोट कर लीजिएगा। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। और 5वीं सेरेटियोरेरी, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण।
क्लियर? तो फंडामेंटल राइट के मामले में ध्यान से सुनिएगा, फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के मामले में ही सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं और किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी नहीं करेंगे। एक बार इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, मैं फिर बोल देता हूं, फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के मामले में केवल सुप्रीम कोर्ट, है ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के मामले में रिट जारी करते हैं। रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट को भी होता है। तो हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के मामले में भी रिट जारी करेंगे और अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट की रिट जारी करने की जो अधिकारिता है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। इस पॉइंट को आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, यूपीएससी स्टेटमेंट ऐसे ही बना देगा। रिट अधिकारिता के मामले में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा आपको बृहद क्षेत्र उसमें दिखेगा। क्लियर? चलो, लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर नोट में भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पर नोट लिख देता हूँ। देखिए, पार्लियामेंट को एक राइट है आर्टिकल 139 के तहत, आर्टिकल 139 में ये प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि पार्लियामेंट यदि चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी करने के क्षेत्राधिकार में बढ़ोतरी कर सकती है, उसे बढ़ा सकती है। तो संसद सुप्रीम कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकती है। वृद्धि कर सकती है। क्लियर? तो ये आप इसे नोट में लिख लीजिएगा। ओके, तो आपको समझ में आया न्यायाधीश वाला जो क्षेत्राधिकार है, इस चीज़ को आप जरूर याद रखिएगा। ओके, चलो नोट कर लीजिए इसको। हो सकता है कि क्षेत्राधिकार हमारे 2 लेक्चर में कंप्लीट हो, क्योंकि ये बड़ा है, टॉपिक बड़ा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्षेत्राधिकार की तरफ। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो आपको एक मैं सूचना यहाँ पर दे रहा हूँ, अगर आपको हमारा लेक्चर और भी डिटेल में पढ़ना है, प्रीलिम, मेंस, आंसर राइटिंग, तो आपको हमारा ऑनलाइन क्लास करने के लिए हमारा रविन एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हो, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। तो हमारे सारे क्लासेस आपके एंड्रॉयड फ़ोन, यानी हमारी पूरी कोचिंग आपके मोबाइल पे आ जाएगी और वहाँ पर आप जो एप्लीकेशन का स्टोर वाला सेक्शन है उसमें आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे कोर्स वहाँ पर मिल जाएंगे। मनचाहा कोर्स आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने के लिए यदि आपको कोई डिटेल चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करिए या मैसेज करिए, हमारी टीम आपकी सारी जानकारी उपलब्ध करा देगी और आपको क्लास कैसे लेना है सारा कुछ गाइड कर देगी। ओके, तो हम लोग अब बढ़ते हैं अगले क्षेत्राधिकार की तरफ। तो 2 क्षेत्राधिकार अभी तक हम लोगों ने डिस्कस यहाँ पर किए हैं। थोड़ा सा बड़ा है टॉपिक तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो धैर्य के साथ इसे हम लोग पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं अपीली क्षेत्राधिकार, बहुत इम्पोर्टेंट है अपीली क्षेत्राधिकार। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, तो आपको मैं पहले वाले लेक्चर में बता चुका था कि सुप्रीम कोर्ट भारत का एक ऐसा न्यायालय है जो सर्वोच्च है, सुप्रीम है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इसके नीचे की जो भी अदालतें हैं उनके द्वारा दिए गए निर्णय की अंतिम अपील यहाँ हो सकती है और इसके द्वारा दिए गए निर्णय की अपील किसी भी अदालत में नहीं होगी।
इसलिए इसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये अपील की अंतिम अदालत होता है, अपील की अंतिम अदालत। जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचता है तब तक हमें, मतलब जैसे नीचे की अदालतों ने निर्णय सुनाया तो हमें डर नहीं लगता है कि कोई बात नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा नहीं किया है, तो एक वो रहता है कि कोई बात नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर निर्णय सुना दिया तो फिर हम कहीं नहीं जा सकते हैं, यानी ये अपील की अंतिम अदालत है। तो जो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है वो आर्टिकल 132 में है। तो इसके जो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है वो किस में है? आर्टिकल 132। ये बात याद रखिएगा, ये हमारा पीसेस में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। ये आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं बट यूपीएससी इन आर्टिकल्स को नहीं पूछता है, वो कॉन्सेप्ट को पूछता है। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है भारतीय न्यायिक प्रणाली में अंतिम अपील का अंतिम अदालत होता है, और अपीली क्षेत्राधिकार को हम 4 कैटेगरी में रख सकते हैं। कितनी इसकी कैटेगरी बना लें? 4। तो इसकी 4 कैटेगरी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो एक होता है संवैधानिक मामलों में अपील। संवैधानिक मामलों में अपील। दूसरा दीवानी मामलों में अपील। दीवानी मामलों में अपील। सिविल मामले जिसको कहते हैं। और तीसरा फौजदारी मामलों में अपील। फौजदारी मामलों में। क्रिमिनल केस होते हैं उसमें भी अपील का राइट होता है। और चौथा विशेष अनुमति द्वारा अपील। विशेष अनुमति द्वारा अपील। तो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन को हम इन 4 कैटेगरी में रखते हैं। मतलब अगर कोई ऐसा मामला है संविधान की व्याख्या से जुड़ा हुआ मामला है तो अपील का मतलब क्या हुआ? जैसे नीचे की अदालत ने निर्णय दिया और उस निर्णय के विरुद्ध हम मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं, इसको कहते हैं अपील। तो इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हो, जैसे ये सुप्रीम कोर्ट है और नीचे इसके हाई कोर्ट है। तो हाई कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया, और ध्यान से समझिएगा, यानी हाई कोर्ट का निर्णय अगर आया और उस निर्णय को हम कहाँ ले जाएंगे? यहाँ मामले को ले जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ हो जाएगी? सॉरी, हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ हो जाएगी? सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब है कि किसी मामले में हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, उसके निर्णय से हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो या सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि ये निर्णय सही नहीं हुआ है, तो वो विशेष अनुमति से अपने यहाँ अपील कर सकता है, अपने यहाँ मंगा सकता है। अपील मतलब केस को अपने यहाँ मंगाना। क्लियर? तो ये अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन इन 4 मामलों में है। अगर कोई संवैधानिक मामला था उसमें हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया, तो संविधान की जो अंतिम व्याख्या करता है वो तो सुप्रीम कोर्ट ही है। तो अगर कोई संवैधानिक प्रश्न है और उस पर हाई कोर्ट ने निर्णय सुनाया तो यहाँ अपील हो जाएगी। अगर कोई दीवानी मामला है, सिविल मामला, उसमें भी अपील यहाँ हो जाएगी। मामला अगर क्रिमिनल है ना, जो क्राइम से जुड़ा हुआ कोई मामला है, तो भी अपील यहाँ हो जाएगी। और कुछ विशेष परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट विशेष इजाज़त से अपने यहाँ मंगा लेता है केस को। तो ये 4 कैटेगरी यहाँ पर हैं, इसको हम लोग समझते हैं। इसको आप बना लीजिएगा ज़रूर।
तो अब हम लोग बात करते हैं संवैधानिक मामलों में जो अपीली क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, उसकी बात यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो संवैधानिक मामलों में अपील, संवैधानिक मामलों में अपील सॉरी। तो संवैधानिक मामलों की जो अपील होती है उसमें आर्टिकल 133 और आर्टिकल 32 ही है वो, उसमें जो अभी हमने आपको बताया था। चलो 1 मिनट। ओके, चलो। तो संवैधानिक मामलों में अपील, तो संवैधानिक मामलों में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई? तो यही पॉइंट आपको लिख लेना है। मैंने क्या समझाया, अगर कोई मामला संविधान की व्याख्या से जुड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में है वो मामला, हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट ने उसमें डिसीजन दिया, तो ऐसी स्थिति में वो मामला हाई कोर्ट से अपील होकर कहाँ चला जाएगा? वो मामला चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। उसको बोलते हैं अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। कौन से? कॉन्स्टिट्यूशनल केस में। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इसमें कुछ नोट वगैरह इसमें आप लिख सकते हो। जैसे वही मामला यहाँ पर अपील होके जाएगा, यहाँ पर नोट में आप लिख सकते हो। तो सिर्फ ऐसे मामलों में जिनमें विधि का पूरक प्रश्न हो, सिर्फ वो मामले जिनमें विधि का पूरक प्रश्न, विधि का पूरक प्रश्न, कंप्लीमेंट्री क्वेश्चन, पूरक प्रश्न इन्वॉल्व हो, या संविधान की व्याख्या का मामला हो उसमें, या संविधान की व्याख्या से जुड़ा प्रश्न उसमें निहित हो, प्रश्न शामिल हो। तो अगर मान लीजिए कि कोई विधि संबंधी प्रश्न था और उसमें डिसीजन दे दिया हाई कोर्ट ने, तो विधि की व्याख्या करने का जो अंतिम राइट है वो तो सुप्रीम कोर्ट का है, तो वो अपील सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी। और अगर संविधान की व्याख्या से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो संविधान की व्याख्या करने का जो फाइनल राइट है वो सुप्रीम कोर्ट का है, तो भी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। तो ये बात आप नोट में डाल लोगे। क्लियर? अब इसको हम लोग रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आगे देखते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। चलिए एक बार हम देख लेते हैं जो हमारे एप्लीकेशन पर लाइव हमारे स्टूडेंट हैं, सभी को आ रहा है समझ में? एक बार चैट में बता दीजिए। गुड। चल, हम लोग बात करेंगे दीवानी मामलों में अपील। दीवानी मामलों में अपील, ये आर्टिकल 133, इसके लिए आर्टिकल 133 है। दीवानी मामलों में अपील की जा सकती है हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। तो यदि उच्चतम न्यायालय से आप पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हो, यदि उच्चतम न्यायालय ये प्रमाणित कर दे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि सुप्रीम कोर्ट ये प्रमाणित कर दे कि मामला ये सामान्य महत्व के पूरक प्रश्न पर आधारित है, यदि सुप्रीम कोर्ट यह प्रमाणित कर दे कि सुप्रीम कोर्ट ये प्रमाणित कर दे कि मामला सामान्य महत्व के, मामला यानी केस सामान्य
महत्व के पूरक प्रश्न से संबंधित है, प्रश्न से संबंधित, ठीक है, या सामान्य महत्व के पूरक प्रश्न पर आधारित है और इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाना जरूरी है, और इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाना जरूरी है। जो ना जरूरी है। तो ये मामला हाई कोर्ट से कहाँ चला जाएगा, अपील होकर सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर। अब यहाँ पर एक आपको नोट में बात याद रखनी है, दीवानी मामले का मतलब यहाँ पर प्रॉपर्टी वाले मामले भी होते हैं, और लेकिन हम इसको सिविल केस बोलेंगे, तो जो क्रिमिनल केस नहीं है वो सिविल केस हो गए। तो अगर सामान्य महत्व के पूरक प्रश्न से संबंधित कोई मामला फंसा हुआ है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रमाणित कर दिया है कि उस पर सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई करना ज़रूरी है, तो वो केस अपील होकर वहाँ चला जाएगा। तो दीवानी मामलों में जो धन संबंधी सीमा थी उसको 30वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया। तो ये बात आप नोट में लिख लीजिएगा, दीवानी मामलों में धन संबंधी सीमा, दीवानी मामलों में धन संबंधी सीमा, धन संबंधी सीमा 30वें संविधान संशोधन, 30वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटा लिया गया, द्वारा हटा ली गई। यानी यहाँ पर कोई धन संबंधी सीमा नहीं, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर। तो ये मामला क्लियर हो गया ना, दीवानी मामलों में अपील। अब हम लोग देखते हैं क्रिमिनल मामलों में, देखते हैं। तो क्रिमिनल मामलों में अपीली क्षेत्राधिकार, फौजदारी, तीसरा मामलों में सुप्रीम कोर्ट का अपीली क्षेत्राधिकार, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, और ये आर्टिकल 134 में है। आर्टिकल 134, इसे आप, ये पीसेस में आर्टिकल भी पूछ लेता है कौन से आर्टिकल में है। अब इसमें ध्यान से समझिएगा, किसी हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तभी अपील की जा सकती है जब हाई कोर्ट, यहाँ पर 3 कंडीशन है, 2-3 कंडीशन आपको यहाँ पर दिखेगी। तो किसी हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ, किसी हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील तब की जा सकती है जब, की जा सकती है जब, अब यहाँ पर 3 कंडीशन है। जैसे कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 ये है कि जैसे कोई अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट के जब नीचे जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो सेशन कोर्ट है उसके जब नीचे जाएंगे तो जितनी भी अदालतें हैं उसको कहते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय। तो जब किसी अधीनस्थ न्यायालय ने किसी व्यक्ति को दोष मुक्त करार दे दिया हो, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब किसी अधीनस्थ न्यायालय ने किसी अपराधी को, किसी अभियुक्त को दोष मुक्त करार दे दिया हो, तो हाई कोर्ट ने उस दोष मुक्त व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया हो, और या आजीवन कारावास दे दिया हो, या 10 वर्ष की सजा सुना दी हो,
तो ऐसी स्थिति में वो केस हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? जैसे देखो, ये सुप्रीम कोर्ट है और ये हाई कोर्ट है और इसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट है। इस एससी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब हाई कोर्ट, इसका मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो कोई केस आया बहुत इसका स्ट्रक्चर देखो, सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई केस आया और इसने उसे दोष मुक्त कर दिया, मतलब यहाँ पर जो केस आया तो इसमें अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया, अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया। और अब हाई कोर्ट ने क्या किया, इस मामले को मंगाया अपने यहाँ, इस केस को मंगाया अपने यहाँ और इसने उसको मृत्युदंड सुना दिया। तो हाई कोर्ट ने इसको अपने यहाँ मंगा लिया, तो हाई कोर्ट ने उसे मृत्युदंड या उम्र कैद, आजीवन कारावास या 10 वर्ष की सज़ा सुना दी, 10 वर्ष की कैद की सज़ा सुना दी। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे कि अब इस मामले को अपने यहाँ अपील करा लेंगे। तो ये मामला अपील होके कहाँ चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको बना लेना चाहिए। क्लियर हो गई बात? आई होप कि ये स्ट्रक्चर आपको बता रहा है, क्लियर कर रहा है। तो इसकी लैंग्वेज आप यहाँ क्या लिखोगे? लैंग्वेज में आप ये लिखोगे, जब किसी अभियुक्त यानी आरोपी व्यक्ति को सबऑर्डिनेट कोर्ट ने दोष मुक्त करार दिया हो तो हाई कोर्ट ने उसके आदेश को पलट दिया हो और पलटकर उसे मृत्युदंड यानी जो दोष मुक्त था उसको मृत्युदंड दे दिया या उम्र कैद दे दिया या 10 वर्ष के कैद की सज़ा सुना दी। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम ये केस यहीं पर इसका निर्णय माना नहीं जाएगा। इस हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई? तो इसे आप, इस स्ट्रक्चर को आप बना लीजिए और लैंग्वेज में आप इसे लिख लीजिएगा, एक भाषा का रूप दे दीजिएगा इस स्ट्रक्चर को। क्लियर हो गई बात? चलो अब लोग बढ़ते हैं आगे। दूसरी कंडीशन देखते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। ये तो कंडीशन 1 हो गई। अब दूसरी कंडीशन, जैसे मान लो फिर से वही स्ट्रक्चर बनाते हैं। नीचे रहा ये सबऑर्डिनेट कोर्ट, ऊपर रहा इसके हाई कोर्ट और फिर इसके ऊपर रहा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, ये यहां पर स्ट्रक्चर देखो। ये अब यहां पर क्या होगा, जैसे कोई मामला अधीनस्थ न्यायालय में अभी पेंडिंग में है, तो केस पेंडिंग में है। पेंडिंग मतलब लंबित है, अभी इस पर निर्णय नहीं हुआ है, लंबित पेंडिंग में है, कोई डिसीजन नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट को क्या लगा, हाई कोर्ट को क्या लगा, इस मामले को मंगाया अपने यहाँ मंगा लिया और हाई कोर्ट ने उसे मृत्युदंड दे दिया। हाई कोर्ट ने निर्णय सुनाया, इनका निर्णय आया मृत्युदंड या उम्र कैद या 10 वर्ष की सजा की कैद। तो क्या हाई कोर्ट के इस निर्णय को फाइनली मान लिया जाएगा? नहीं माना जाएगा। अब ये अपील कहाँ हो जाएगी? तो ऐसी स्थिति में ये इसके निर्णय के विरुद्ध अपील यहाँ हो जाएगी।
तो ये क्रिमिनल मामले में यहाँ पर अपील हो रही है। तो आप इसको लैंग्वेज में कैसे लिखोगे? जब अधीनस्थ न्यायालय में लंबित यानी पेंडिंग कोई केस सुप्रीम कोर्ट अपने पास लेकर और उसे मृत्युदंड, उम्र कैद या 10 वर्ष की कैद की सज़ा सुना देता है, तो ऐसी स्थिति में वो निर्णय फाइनली लागू नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट उसे अपने यहाँ अपील करके मंगा लेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का क्रिमिनल मामलों में अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन हो गया। ओके, क्लियर? तो अब हम लोग तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन, इसको रब कर देता हूँ। तीसरी कंडीशन में आप लोग देखो, देखिए हम यहाँ पर चीज़ों को बड़े आराम से और बहुत अच्छे से क्लियर करके पढ़ा रहे हैं। अगर आपको लगे कि स्पीड कम है पढ़ाने की, तो बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है हमारे ऑनलाइन में, चाहे वो यूट्यूब में हो चाहे हमारे एप्लीकेशन में हो, स्पीड आप बढ़ा लीजिए और इसको 1.5 की स्पीड में लगाकर इसे आप देखिए तो ये लेक्चर और तेज़ी से चलने लगेगा। जिसको जल्दी लेक्चर को फिनिश करना है, लेकिन हम तो यहाँ पर आराम से ही पढ़ाएंगे। क्लियर? तो तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि संबंधित मामला उच्चतम न्यायालय में ले जाने योग्य है। देखो समझो, ये रहा सुप्रीम कोर्ट और ये रहा हाई कोर्ट। अब इसने हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट के पास कोई केस आया है ना, यहाँ पर आया कोई केस और हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये प्रमाणित कर दिया कि भाई ये हमारे क्षेत्राधिकार का मामला नहीं है, ये मामला उच्चतम न्यायालय में ले जाने योग्य है। तो क्या कहा इसने? निर्णय क्या दिया? प्रमाणित किया कि संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के योग्य है। सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के योग्य। और अगर इसने ये प्रमाणित कर दिया तो अब ये केस यहाँ से अपने आप अपील हो जाएगा। कहाँ? यहाँ पर हो जाएगा। तो ये यहाँ से अपील हो जाएगा। तो ये वही हाल हुआ ना, जैसे हम कोई किसी मरीज को, किसी पेशेंट को एक डॉक्टर के पास लेके गए और उसने थोड़ा देखा चेक किया, तो पहले तो उसने कोशिश की कि हम इसे कवर कर लेंगे, लेकिन मामला कुछ ज़्यादा ही सीरियस था। तो वो डॉक्टर नहीं कहता, रेफ़र कर देता है ना, एक रेफ़र लेटर बना देता है कि फला डॉक्टर को अब आके आप या इस बड़े हॉस्पिटल में आप इस केस को ले जाइए, ये मेरे बस की बात नहीं है। बस वही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर? चलो, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। तो 3 यहाँ पर हमने अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन अभी आपको बता दिए। अब चौथे की बात कर रहे हैं। तो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में जो चौथा है, विशेष अनुमति द्वारा अपील। विशेष अनुमति द्वारा अपील। ये क्या होता है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट को ये पूरा राइट है ना। सुप्रीम कोर्ट को लगता है भाई, जैसे मान लो ये सुप्रीम कोर्ट है माननी और ये हाई कोर्ट है, मामला कोई हाई कोर्ट में यहाँ है, तो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये मामला यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट विशेष अनुमति देकर इससे कहेंगे कि ये मामला तुम्हारे क्षेत्राधिकार का नहीं है, तो इसलिए विशेष अनुमति से वो यहाँ पर मंगा लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को ये पूरा अधिकार है कि वह उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय के विरुद्ध अपने पास अपील करने की विशेष अनुमति दे सकता है। क्लियर? और विशेष अपील की अनुमति कब देगा? संवैधानिक मामला हो, चाहे दीवानी मामला हो, चाहे फौजदारी मामला हो, हर मामले में विशेष अनुमति से उस केस को अपने यहाँ मंगा लेगा और उसकी जांच वांच करेगा और वो डिसीजन देगा।
तो ये हो गया विशेष अनुमति द्वारा अपील। विशेष अनुमति द्वारा अपील। क्लियर हो गई बातें? चलो अच्छी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो राइट है ना, ये उसका विवेकाधिकार है। क्लियर? ये विवेकाधिकार है। अब हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का सलाहकारी क्षेत्राधिकार, आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। ये बड़ा आसान है, लेकिन इसमें भी पेच है, तो वो पेच यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा। तो सलाहकारी क्षेत्राधिकार, तो इसके लिए आर्टिकल है 143, 143। तो ये तो आर्टिकल पीसेस में पूछ लिया जाता है सीधे कि सुप्रीम कोर्ट को सलाहकारी क्षेत्राधिकार किस आर्टिकल के तहत दिया गया है। तो आर्टिकल 143। तो ऐसा हम लोग पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति अगर किसी प्रश्न में फंस जाते हैं, राष्ट्रपति के पास कोई मामला आता है और वो फंस जाते हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। और कहते सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है या नहीं भी दे सकता है, और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई सलाह को मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। ये हो गई मोटी मोटी बात। लेकिन इसमें थोड़ा सा जब हम अंदर घुसेंगे तो एक दो बारीकियां यहाँ पर मिलेंगी, और यूपीएससी उन्हीं बारीकियों से क्वेश्चन बनाता है। तो उन बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए उन बारीकियों को हम लोग समझते हैं। तो राष्ट्रपति दो श्रेणियों में मामलों में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, ये बात आपको यहां पर जाननी है। तो यहां पर आप लिख लेंगे राष्ट्रपति दो कैटेगरी, दो श्रेणियों के मामलों में सुप्रीम कोर्ट से सलाह या परामर्श, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। वो कौन कौन सी दो कैटेगरी हैं, उन कैटेगरी को यहां पर लोग समझेंगे। तो कैटेगरी नंबर 1, सार्वजनिक महत्व के यानी लोक महत्व के किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठने पर, लोक महत्व के किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठने पर, विधिक प्रश्न उठने पर, एक तो ये हो गया। दूसरा है संविधान लागू होने से पूर्व किसी संधि, समझौते इत्यादि से संबंधित मामलों पर विवाद उत्पन्न होने पर। तो दूसरा मैं यहाँ पर लिखता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। संविधान लागू होने से पूर्व संविधान लागू होने से पूर्व किसी संधि, समझौते, किसी संधि, समझौते इत्यादि से संबंधित मामलों पर अगर कोई प्रश्न खड़ा होता है या कोई विवाद उत्पन्न होता है, उत्पन्न विवाद में। अब इस चीज को समझो, अब दोनों को समझते हैं। समझो राष्ट्रपति के पास कोई मामला जाता है तो राष्ट्रपति संविधान के विशेषज्ञ तो होते नहीं हैं। तो अगर कोई मामला फंसता है तो कोई सार्वजनिक महत्व का अगर कोई मामला गया
राष्ट्रपति के पास। सार्वजनिक महत्व का मतलब किसी एक के महत्व का नहीं, पूरे देश के लिए महत्व का मामला है, और उस पर कोई कानूनी प्रश्न खड़ा हो गया तो राष्ट्रपति कानून के व्याख्याकार तो नहीं है ना। तो अब जानते हो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को समझ में नहीं आएगा, तो राष्ट्रपति किससे सलाह मांगेंगे? जो कानून के जहाँ पर विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। तो विधियों का व्याख्या करने वाले जो लोग हैं वो कहाँ मिलेंगे? सुप्रीम कोर्ट पे मिलेंगे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं। एक तो कैटेगरी ये हो गई। दूसरी कैटेगरी क्या है? संविधान लागू होने से पूर्व, यानी जब संविधान लागू नहीं हुआ था, अर्थात 26 जनवरी 1950 के पहले, तो संविधान लागू होने से पूर्व किसी संधि, समझौता इत्यादि से संबंधित मामलों पर यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, मतलब संविधान लागू होने से पहले कोई संधि समझौता हुआ था भारत का, और उस पर आज हो गया विवाद। अब कोई विवाद हो गया तो राष्ट्रपति के सामने मामला आया, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? कहेंगे भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें हमें परामर्श दें। तो दो कैटेगरी हैं, दो मामले हैं जिसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। अब मामला यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट सलाह देंगे कि नहीं देंगे। तो प्रथम केस में, प्रथम कैटेगरी में सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है, सलाह दें, और मर्जी नहीं है तो सलाह ना दें। तो इसमें क्या होगा? सलाह देने में सुप्रीम कोर्ट की मर्जी, मतलब जब नहीं होता आप किसी कहते हैं आपकी मर्जी, आप चाहो तो हाँ करो और ना चाहो तो मना कर दो, तो मर्जी। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकते हैं इस मामले में और नहीं भी दे सकते। लेकिन ये दूसरा मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को सलाह देनी पड़ती है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, सलाह देने के लिए बाध्य है। क्लियर? अब आप देखो, अब मान लो ये उठता है कि राष्ट्रपति इनकी सलाह को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप नोट में लिखो, दोनों ही मामलों में राष्ट्रपति की अपनी मर्जी होती है। दोनों ही मामलों में, दोनों ही श्रेणियों में राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए स्वतंत्र हैं, सलाह मानने के लिए स्वतंत्र है। मतलब यह है कि राष्ट्रपति सलाह मान भी सकते हैं और हो सकता है ना भी माने। क्लियर? तो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन, जिसमें हमने बहुत सारे डिस्कस कर लिए, लेकिन चूंकि क्लास का जो समय है 1 घंटे का वो लगभग पूरा हो रहा है, इसलिए बची हुई शक्तियाँ हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए और अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग। थैंक यू।